में आपको बड़ा एक उदाहरण मिलता है, बहुत अद्भुत उदाहरण मिलता है। 4 युग में क्या अंतर है, मतलब सतयुग समाप्त कब होता है, द्वापर युग समाप्त कब होता है, त्रेता कब होता है, उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो सतयुग के अंत में बोलते हैं कि समृद्धि बहुत है, समृद्धि से शरीर बड़ा होता है। मोटापा जो सेठ प्रवृत्ति हम बोले कि बहुत खाते पीते घर का है, शरीर फैलता है। शरीर फैलने से क्या होगा, आप खेत में जाना कम करेंगे या आप जो भी कार्य कर रहे हैं मेहनत आप कम करेंगे। तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, बोलेंगे हम संपत्ति हमें बनानी पड़ेगी और हमने इतना मेहनत किया हमारे बच्चों को इतना मेहनत ना करना पड़े, उसके लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना है। तो अपने प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन सतयुग के अंत में संपत्ति बनाना प्रारंभ होता है कि ताकि हमें कम मेहनत करना पड़े, हमारा बुढ़ापा आराम से कर ले। तो उससे जन्म क्या लेता है, कोई भी समृद्धि किसी भी काल में ना हुई है ना हो सकती है समान। हर व्यक्ति की समृद्धि समान नहीं हो सकती क्योंकि सबका पुरुषार्थ अलग है, सबने मेहनत अलग किया है, लगन सबका अलग है, सोच अलग है, तो समृद्धि अलग आएगी। लेकिन उससे जन्म लेता है ईर्ष्या। किसी के पास कम है तो उसको लगे किसी के पास ज्यादा कैसे, किसने गलत तरीके से कमाया होगा। तो ईर्ष्या से सतयुग समाप्त हो जाता है। तो त्रेता युग देखिए ईर्ष्या से ही शुरू हो रहा है कि मेरे पुत्र को राजा बनना चाहिए, इसका पुत्र राजा क्यों बन रहा है, ठीक है, तो इसे वनवास मिलना चाहिए। तो इच्छा, ईर्ष्या से क्या होता है, इच्छा का जन्म होता है कि मैं भी इसके बराबर हो जाऊं कम मेहनत में। तो उसका लूटा भी जा सकता है, सताया भी जा सकता है, या उसका टांग खींच करके उसके पीछे भी किया जा सकता है। और यदि आप ना कर पाए तो फिर जन्म होता है क्रोध का। जिस भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं होती है वहीं से क्रोध का जन्म होता है, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, ये मेरा सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही है। इच्छा कोई भी पूर्ति नहीं होती है, कोई सुन नहीं रहा, तो कोई बच्चा 10 बार आपने किसी बात को बोला वो नहीं, तो आप फिर क्रोधित हो जाते। क्रोध, इच्छा नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध का जन्म होता है। वहां से बोलते हैं द्वापर युग का जन्म होता है क्रोध। कि बाल नहीं बांधेंगे, महाभारत की जैसे कथा है, जूड़ा नहीं बांधेंगे, दुशासन का जान होना चाहिए टूटा हुआ, प्रतिज्ञाएं पूरी है महाभारत में। क्रोध से बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं। लेकिन आज महर्षि चरक ये कहते हैं कि इन तीनों युगों में ना एक समस्या नहीं थी कि पंच महाभूत दूषित नहीं थे। हवा, पानी, जमीन, वायु ये स्वच्छ है। कलयुग में यही दूषित हो जाएगा और औषधि भी दूषित हो जाएगी। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, जिस जो उपाय होगा वही दूषित हो जाएगा। ये कलयुग का पहचान है, महर्षि चरक ये कहते हैं। तो इसका मतलब खेती मतलब भोजन जो है वही बीमारी आपकी बनाएगी। बीमारी के लिए कोई ठीक एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट, वो अलग विषय है, लेकिन दिनचर्या से ही आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होगी। ये कलयुग कह रहा है। और देखिए शुरू कहां से, वो मन के विकार से, मतलब मूल में मन का विकार है। तो वृक्षायुर्वेद क्या कह रहा है, कम से कम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है कि जो पौधे हैं वो आयुर्वेदिक रूप से दोष मुक्त हो जाए। उस भोजन को जब हम खाएंगे तो वेस्ट में क्या टर्म है, ऑर्गेनिक। अब वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू कि केमिकल नहीं डालना है, तो केमिकल आपने नहीं डाला तो हमारा एक अलग समस्या कि उत्पादन नहीं होगा, फसल होगी ही नहीं, तो हमें तो खेती छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने ये थ्योरी क्यों लाई, क्योंकि उनके यहाँ बर्फ गिरता है, बर्फ गिरता है तो जमीन ढक जाती है, जमीन ढकने से कार्बन जमीन में ही रह जाता है, इसलिए गोबर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो वो नाइट्रोजन डालते थे क्योंकि उनके उसमें नाइट्रोजन की कमी थी। तो उन्होंने बनाया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और क्योंकि ये तेल से बनती है, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, उसी से ये भी बनती है। तो इनको लगा कि एक नया मेरे सप्लाई चेन, बिजनेस व्यापारी को लगता है कि एक और तरीके से मेरा उत्पाद बिके, रिटेल में बिके, होलसेल में बिके, कुछ और रूप में बिके। तो उन्होंने विश्व युद्ध में क्या देखा कि जहां जहां नाइट्रोजन युक्त हथियार गिरते थे वहां की झाड़ियां बड़ी हो जाती थी। तो अब देखिए जो हारे हुए कंट्री है विश्व युद्ध में, वो इतने बड़े फिर से कैसे बन गए, समृद्ध कैसे हो गए। उन्होंने अपने कचरे से एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी जिसे हम रसायन खाद बोलते हैं। स्वामीनाथन का जन्म होता है कि, और देखिए भारत में क्या, भारत में अगर बेवकूफ बनाना है तो आंदोलन और रेवोल्यूशन वर्ड उसमें लगा दो कि व्हाइट रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का कि 52 क्विंटल हमने 1 एकड़ में धान उपजाया है, और ये 30 क्विंटल में खुश हो जाते हैं कि हमने खाद दे करके हम 30 क्विंटल हमने, तो हमारी मेमोरी में भी चला गया कि हम 52 क्विंटल भी उगाते थे।
ठीक है। तो ये उस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं भारत में, लेकिन जहां खाद पड़ता है उसमें नमक, नमकीन है वो, ठीक है, खाद है। तो नमक आप ज्यादा खाते हो तो क्या लगेगा उसका? पानी लगेगा, प्यास लगेगी। तो जो खेती कम पानी में हो जाती थी उसके लिए डैम का निर्माण होगा। तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को कपल किया कि डैम के बिना ये खाद काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको ज्यादा पानी लगता है। और जब लोग ज्यादा खाद देते हैं तो देसी बीज मर जाती है, तो हमें बीज भी बनाना पड़ेगा। और बीज एक क्या बिजनेस है, इनका एक थ्योरी है बिजनेस का कि आप बोल दो कि इस गड्ढे में सोना है, इस जमीन के नीचे, और आप सोना मत निकालो, आप फावड़ा का बिजनेस करो। तो सभी एक एक बार फावड़ा कर देंगे आपसे और बिजनेस करेंगे। तो खेती चाहे कोई भी करे, फसल जैसा हो, बीज तो सब खरीदेंगे। बीज का मौसम पे कोई प्रभाव नहीं है। बीज आप एक बार बेच दिए तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो देखिए, कॉर्पोरेट खेती में सिर्फ एक जगह पर ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो है बीज में। तो ये क्या करते थे, कृषि विभाग किसानों को बोलते थे कि तुम अपने देसी बीज हमें दे दो, हम फ्री में तुम्हें ये बीज दे देंगे। और इन्होंने पूरे भारत के देसी बीज को गायब करना स्टार्ट किया। और बिल गेट्स उसका पायनियर है, जिसको हम बोलते हैं बिल गेट्स का मूल काम यही था कि पूरे दुनिया के बीज को गायब कर देना। क्योंकि बीज में एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी बीज में जिंक भी हो सकता है, किसी में मैग्नीशियम भी हो सकता है, लेकिन हमें वो पढ़ाएंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन नहीं होता, मिनरल नहीं होता। और आर्टिफिशियल सीड यदि मैं बनाऊं तो उसमें उत्पादन ठीक है, दिखता है ज्यादा, लेकिन बिना पानी और बिना खाद के वो रिजल्ट नहीं देता। लेकिन किस पे आप कर रहे हैं ये खेती? जमीन पे। और वो जमीन कितना सहेगी? 30 साल, 40 साल, 50 साल उसने सहना बंद कर दिया। तो अब आप पानी डालो या खाद डालो, उपज नहीं होगा। तो रशिया में मैंने देखा, वहां पे खेती क्या होता है, आगे जाकर के डायनामाइट यूज करते हैं लोग। आप अभी ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। खेती जब मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है तब ये फोड़ते हैं मिट्टी को, ताकि और उसको भुरभुरा करना है, फिर हम खेती करते हैं। तो अब ये चरम उस लेवल तक जाता है। तो आपको इन्होंने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान को छोड़ करके सब पैसा कमाता है। बीज वाले, खाद वाले और केमिकल फार्मिंग वाले वो बुरी इसलिए हो गई क्योंकि 800 रुपए में नकली खाद आ गए बाजार में। कभी कभी कृषि पूरी नहीं होती, टेक्निक सही थी, लेकिन बीज भंडार ने क्या किया, उन्होंने बोला कि तुम ले जाओ ना, बाद में पैसे देना। तो मैं उड़ीसा के अंदरूनी गांव में, अंदर गांव में देखा हूं कि 30-30 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए उधारी दे देते हैं बीज भंडार वाले कि फसल होगा उसके बाद चुका। तो 600 रुपए की चीज जिसका एमआरपी है वो 100 रुपए की कोई नकली चीज वो बेच दे रहे हैं और उसमें वो मुनाफा कमा रहे हैं, और 30 लाख से उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो केमिकल इंडस्ट्री में एक मिलावट की भी बात है। तो अंत में क्या हुआ, मिट्टी खराब हुई, मेरे जेब में कितना वजन पड़ा आप देखिए। पूरी खेती में पहले बीज मेरा, गाय है, बैल है, नंदी है, तो खाद मेरा, और खाते थे उतना उगाते थे, जो बचता था उसको बेचते थे। अभी किसान को खरीद के खाना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही फसल 100 एकड़ में करेगा, 10 एकड़ में करेगा, 2 एकड़ में। टमाटर का जो रोना है कि 50 पैसे हो गए, 2 रुपए हो गए, ये तो सब किसान को पता है, फिर भी क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि टमाटर टूटते रहती है हर सप्ताह, तो मेरा जो इनकम है वो हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो टमाटर एक आपको सहूलियत देता है कि हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहता है। लेकिन कोई चीज सफल अगर हो जाए, अगर पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल हो जाए, तो फसल का दाम गिरना ही है। तो ये समस्या है, ये समाधान भी ऐसा है कि ये हमेशा समस्या बना के रखे। तो इसमें आप एमआरपी का थ्योरी लगा दो, फिर जैसा मैंने बोला सरकार की एंट्री होगी और वो फिर पॉलिटिसाइज होगा वो मैटर, और किसान का भला नहीं होगा। किसान अगर उसको लग रहा है कि केले में ज्यादा कमाई है, आप केले में चल गए, मार्केट ने जो पैसा दिया आप ज्यादा कमा सकते हो। तो इस व्यवस्था में मिट्टी भी जा रही है, बीज भी जा रहा है, लास्ट में मेरा स्वास्थ्य भी जा रहा है। तो हम उड़ीसा में उस स्थान पे गए, एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व हुए कि धान के पुआल से हम ईंधन बनाएंगे। अभी जो इथेनॉल वाला और ये जो कंट्रोवर्सी चलता है, तो ये कहीं से तो बनेगा, चाहे शुगर केन से बने, गन्ने से बने, या किसी और चीज से बने। तो हम गए उड़ीसा में कि धान की खेती क्योंकि 2 बार होती है, तो यहाँ पर बहुत पुआल हमें मिलेगा, यहीं पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे
और क्योंकि हम ऊर्जा जनरेट करेंगे तो किसान को इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले वो उत्पाद भोजन के रूप में बेच रहा है, लेकिन अब शायद ऊर्जा बेचे तो उसकी कमाई ज्यादा होगी। वहां पर हम गए तो पता चला कि हर साल मतलब 1996 में एक पेशेंट कैंसर का गया था, अभी लगभग 1300 पेशेंट हैं। मतलब एक चाहे पंजाब का बोलते ट्रेनी है प्रॉपर, या वेलोर की ट्रेन है, जो भी बोलते हैं, तो कैंसर की, तो कैंसर कहां से आ गई? वो स्प्रे करते करते जो पानी है उस पानी को दूषित किया, तो जो पूरे क्षेत्र के लोग जो बोरिंग कर रहे हैं और पानी जो पी रहे हैं वो वहां से उनके शरीर में जा रहा है, क्योंकि वो चीज अब पानी में है। मिट्टी में बहुत पहले तक जा चुके थे, अब पानी में। और आध्यात्मिक तौर पर भारतीय विचारधारा अगर लाए यहाँ पे, तो अन्नमय कोश हमारा पंचकोश का एक हिस्सा है। जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। मनोमय कोश का भी निर्माण होगा आगे जाकर के भोजन, लगभग 1/3, मतलब छांदोग्य उपनिषद कहता है कि जो हम खाते हैं उसका 1/3 हिस्सा मन बनने में जाता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो अंत में हमारे व्यवहार और हमारे बिहेवियर में भी बदलाव आता है, केवल हेल्थ के लेवल पे नहीं। आपने कीड़े को मार करके एक हिंसा से मान के कोई कार्य किया है, उस सिस्टम से जो फूड आई है, तो आपके अंदर जो एग्रेसिवनेस आनी ही आनी। तो प्राकृतिक खेती है, तो ये भारतीय थॉट है। कैसे? क्योंकि आप देखिए, एज अ मॉडल यदि मैं बताऊं कि मुझे मान लीजिए पॉलिसी बनानी है 1000 साल की, तो उसमें क्या विचार आएगा, और मुझे पॉलिसी बनानी है 100 साल की। तो हम लोग झारखंड में कोयला है, तो मान लीजिए झारखंड सरकार से मैं बोलता हूँ कि 1000 साल की पॉलिसी बना, तो बोलेंगे हमारी सरकार थोड़ी रहेगी, हम 5 साल का सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का सोचते हैं। मतलब विजन होता है 10 साल का, 5 साल का, कम से कम 25 साल का चाहिए। मतलब हमारे बीज ताइवान भेजती है, पपीता की जो सबसे अच्छी बीज है, खरबूज की, तरबूज की जो सबसे अच्छी बीज है, सरस्वती नाम से ताइवान भेजेगी हमें, क्योंकि ताइवान 25 साल की पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि उन्हें पता है 25 साल तक हम हैं। तो मैंने बोला कि मान लीजिए 1000 साल की बनानी है, तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो 1000 साल तक चलता रहेगा और वो इंडस्ट्री बर्बाद नहीं? आपने जमीन से कोयला निकाला, 150 साल में चली जाए, 50 साल में चली जाए। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो 1000 साल तक चलता रहेगा निरंतर? क्यों? क्योंकि आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो एक बीज डालते हैं 100 बीज निकलता है। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है कि आपने रॉ मटेरियल जितना डाला वो मल्टीप्लाई हो जाए। आप कपड़ा बना रहे हैं तो जितना कपास डालोगे उतना ही कपड़ा निकलेगा, किसी भी चीज में। लेकिन उस चीज को बड़ा बना रहे हैं कि वो बड़ी चीज है, लेकिन खेती एक बीज डालते हैं 100 बीज आती है, और उसी मिट्टी पे होती रहे 1000 साल तक। इसके लिए मिट्टी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो 1000 साल तक नहीं टिकेगी। तो यदि आप 10,000 साल से टिके हुए हैं तो भोजन उसका मुख्य आधार है। अगर भोजन आपके पास अपना नहीं है, तो यूक्रेन का जैसे लड़ाई के बहुत लोग ठीक है रशिया का एंगल लगाते हैं या जियोपॉलिटिक्स का एंगल लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, उसका यूरोप का सबसे फर्टाइल लैंड में यूक्रेन की जमीन आती है, 30%। 30% जमीन जो यूक्रेन का है वो उपजाऊ जमीन है। हमारा जो रिफाइंड ऑयल है या सनफ्लावर तेल है, सूर्यमुखी तेल है, 2 लाख करोड़ का हम तेल बाहर से मंगाते हैं। मतलब भारत जैसा देश 2 लाख करोड़ का तेल ना बाहर से लाता है, उसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा योगदान। तो ये लड़ाई हुई थी उस चेन को तोड़ने के लिए कि जो आत्मनिर्भरता है भोजन में अगर कंट्रोल कर लिया गया, तो हेनरी किसिंजर जो यूएस प्रेसिडेंट के सलाहकार रहे एक समय में, तो वो क्या कहते हैं कि कल्चर रिलीजन को भी डाइजेस्ट कर लेता है। अगर किसी ने अपना कल्चर मेंटेन रखा है ना, तो रिलीजन को भी वो बचा लेगा, चाहे किसी भी प्रकार का रिलीजन हो। तो आपको देश को कंट्रोल करना है तो कल्चर पे आप कंट्रोल करिए, नेशन पे कंट्रोल करना है तो उसकी ऑथोरिटी पे कंट्रोल करिए, लेकिन लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो उसके भोजन को कंट्रोल करिए एक बार, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। और उसके बिना ही उसके अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जानवर प्रवृत्ति है, जब उसे खाना नहीं मिलेगा तब उसका मूल प्रवृत्ति उसका बाहर आएगा। कि जो चाइना में दिखता है, हम भले मजाक उड़ाते हैं कि वो क्या क्या खाने लग जाते हैं, लेकिन मूल क्या है कि खेती की जमीन नहीं है चाइना में, इसलिए उन्होंने इतना चीज खाया। 2 करोड़ लोग भूख से मरे हैं वहां, इतना मृत्यु उन्होंने देखा केवल भोजन से। तो भारत जैसा सौभाग्य नदियों वाली सभ्यता किसी देश के पास नहीं है कि 70 to 85% कल्टीवेबल लैंड है भारत में।
और नदी के अलावा खेती कैसे संभव हो? मतलब ऐसा किसी दुनिया में नहीं हुआ कि पूरा देश में खेती की जमीन